हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर का रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंडलिच आइसोथर्म। फ्रेंडलिच आइसोथर्म, बेसिकली फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सरफेस पर, किसी एडजॉर्बेंट सरफेस पर, तो किसी एडजॉर्बेंट सरफेस पर, दिस इज एडजॉर्बेंट सरफेस, एंड दिस इज एडजॉर्बेंट। मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। बेसिकली एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। उसमें क्या होता है, जो गैस और वेपर है जिसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं, वो एडजॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर अक्यूमुलेट हो जाती है, सरफेस पर बैठ जाती है, पर बल्क में नहीं जाती है, अंदर इंसर्ट करके नहीं जाती है। मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था अर्ली इन द मॉर्निंग विंटर सीजन में, जब आप उठते हो और सीट कवर गीला है तो वाटर वेपर एडजॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई है। रेजिन का अगर सीट कवर है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब हम फ्रिज से बाहर निकाल के उसको बिल्कुल अच्छे से बाहर से कपड़े से साफ करके रख देते हैं, तो फिर वापस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के चारों तरफ जो वॉल है उस पर वाटर वेपर्स डिपॉजिट हो जाती है। ड्यू फॉर्मेशन, ओस का जमना लीफ पर, ये सब एडजॉर्प्शन के एग्जांपल है बेटा। ये हम लास्ट क्लास में काफी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है एडजॉर्प्शन का। आज हम ये देख रहे हैं कि एडजॉर्प्शन फिनो, आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, x by m, x by m is called extent of adsorption. X is the amount of adsorbate, जो ऊपर है वो ऊपर है x, और m amount of एडजॉर्बेंट। बेंट मतलब जैसे ये मेरा बोर्ड का सरफेस है तो ये एब्जॉर्बेंट हो गया, और ये जो मेरा मार्कर की जो इंक है जो इसके ऊपर चिपक रही है वो एब्जॉर्बेंट हो गया। ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है ये एब्जॉर्बेंट है, और ये इंक से जो लिख रहा हूं रेड ब्लू ब्लैक कलर की जो इंक है वो एब्जॉर्बेट हो गया। ठीक है, ये बात अलग है कि मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो लिख रहा है, लेकिन यहां पर भी ये भी एडजॉर्प्शन ही है, यानी जो मार्कर की इंक है वो इस बोर्ड पर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, एडजॉर्ब्ड हो रही है, एडी हो रहा है, एडजॉर्ब्ड हो रहा है। ठीक है, तभी तो मैं अगर बहुत, ठीक है ना, ये सरफेस फिनोमेना है, यानी ये जो मैंने अभी ब्लैक ब्लू रेड ये जो कर रहा हूं, ये सारा क्या हो रहा है, ये सारी इंक यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, ये एब्जॉर्ब नहीं हुई, एब्जॉर्ब हुई तो अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब मैंने देखो बिल्कुल हल्के हाथ से लाइटली इसको स्मूथली वाइप आउट कर दिया, निकल गई। यानी क्या हुआ, ये जो इंक एब्जॉर्ब हुई थी वो इसके साथ वंडरवाल फोर्सेस से बाइंड हुई थी, किसी केमिकल बॉन्ड से नहीं हुई थी, वीक फोर्स थे, इसलिए मैंने यू किया और सारे क्लीन हो गई। एनीवे, तो यहां पर ये फिक्स है कि इस सरफेस पर ये एब्जॉर्बेट गैस और वेपर है जो इसके सरफेस पर आके अक्यूमुलेट हो रही है। और हमारा डिस्कशन है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है
एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का प्रेशर के वर्सेस ग्राफ वर्सेस x बाय m एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर है इसीलिए इसको आइसोथर्म बोलते हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो आइसोबार बोलते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर हमने 3 सिचुएशन क्लासिफाई की है। ये इनिशियल है, हम स्टार्टिंग से प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन, इंटरमीडिएट सिचुएशन एंड फाइनल सिचुएशन, 3 पार्ट में डिवाइड की है। ये सरफेस है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हर स्टेप में P इंक्रीज हो रहा है। P यहाँ स्टैंड कर रहा है बेटा प्रेशर को, P यहाँ स्टैंड कर रहा है प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज, लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट टू राइट प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही इस वेपर पर या गैस पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बैठने वाले जल्दी जल्दी बैठने लगेंगे, ये बैठने वाले जल्दी जल्दी बैठने लगेंगे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे अपर सरफेस एरिया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे बेटा अपर सरफेस एरिया पर बैठने वालों के नंबर बढ़ते जाएंगे, यानी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता जा रहा है, x बाय m की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। मैं अगर यहां पर बोलूं वेरी इनिशियली, तो इस सरफेस पर अभी x बाय m की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब यहाँ x की वैल्यू, x बाय m की वैल्यू, मतलब अभी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0 है। यहां पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन थोड़ा हुआ है, यहाँ और ज्यादा हो रहा है, और यहाँ बहुत मैक्सिमम हो गया, सैचुरेटेड स्टेट आ गई। यानी जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा तो ये जो बैठने वाले हैं इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये जल्दी जल्दी बैठने लग जाएंगे। इंटरवल जैसे ही ओवर होती है, स्कूल की बात कर रहा हूं, तो आप क्लास में बैठने लग जाते हो और फिजिकल एजुकेशन के टीचर और अदर टीचर्स भी आप पे प्रेशर डालते हैं तो आप जल्दी जल्दी क्लास में जाके सेटल होने लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले तो आप रेंडमली मूव कर रहे होते हो ग्राउंड के अंदर। तो यहां पर भी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा बेटा, तो अपर सरफेस एरिया पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एब्जॉर्बेंट, मतलब गैस और वेपर के बढ़ते जाएंगे, तो हम बोलेंगे x बाय m की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो स्टार्टिंग में x बाय m तेजी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे x बाय m का मान, x बाय m की वैल्यू प्रेशर के जिस प्रोपोर्शन में प्रेशर इंक्रीज होता है, इनिशियली तो मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियली जिस एक्सटेंट में, जिस मैग्नीट्यूड से प्रेशर इंक्रीज होता है, उसी मैग्नीट्यूड से क्या इंक्रीज होता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये है इनिशियली। फिर बाद में क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेट आते ही अब जितना प्रेशर बढ़ाते हैं उस प्रोपोर्शन में x बाय m इंक्रीज नहीं होता है। x बाय m मोर मतलब मोर एब्जॉर्प्शन। एक बात क्लियर कर दूं मैं, x बाय m मोर मतलब क्या हो गया, मोर एब्जॉर्प्शन, और वाइस वर्सा। अगर x बाय m लेस है तो लेस एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर तो मैं ये बोल रहा हूं x बाय m की वैल्यू लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है डिस्कस कर रहे हैं बेटा। स्टार्टिंग में तो x बाय m की वैल्यू प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर जिस प्रोपोर्शन में आपने प्रेशर बढ़ाया, अप्लाइड प्रेशर बढ़ाया, उसी प्रोपोर्शन में x बाय m भी बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरमीडिएट कंडीशन में
क्या होगा कि हम जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उस प्रोपोर्शन में x बाय एम नहीं बढ़ेगा, उससे कम बढ़ेगा। पहले मैंने जो कह रहा हूं उसको अच्छे से सुनो। मैं ये कह रहा हूं इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर जो x बाय एम की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नहीं होती है। यानी अगर मैंने प्रेशर जितना बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में एड्जॉर्प्शन बढ़ जाए, x बाय एम की वैल्यू बढ़ जाए, नहीं, उतनी नहीं बढ़ती है, उससे कम बढ़ती है। मैं ये कह रहा हूं, पहले इस पॉइंट को माइंड में से, क्योंकि बात तो हम कर ही रहे। एक्चुअल में क्या है, देखो यहां पर अपर सरफेस एरिया पूरा का पूरा फ्री है। यहां पर अपर सरफेस एरिया पूरा का पूरा फ्री है, अवेलेबल है। किसके लिए? एब्जॉर्बेंट के लिए, आने वाली वेपर और गैस के लिए। तो जिस प्रोपोर्शन में हमने प्रेशर बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में एक्स बाय एम भी हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हुआ। अब यहां पर ये सिचुएशन हो गई, अब यहां पर अवेलेबल अपर सरफेस एरिया, यहां पर अवेलेबल अपर सरफेस एरिया, ये रहा, यहां पर ये अवेलेबल अपर सरफेस एरिया कम हो गया एड्सॉर्बेंट के लिए, इसके लिए। यहां पर तो अवेलेबल अपर सरफेस एरिया ज्यादा है और यहां पर अवेलेबल अपर सरफेस एरिया कम हो गया। आप बोलोगे कहां गया बेटा? ये जो रेड डॉट दिख रहे हैं ये है एड्सॉर्बेंट, इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दूं, कहीं कोई, मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया हुआ है कि कहीं कोई कवि सम्मेलन चल रहा है, कहीं कोई स्पीच हो रही है, कोई कल्चर प्रोग्राम हो रहा है और सामने 1000 चेयर्स पड़ी है। ये 1000 चेयर्स तो हो गई एब्जॉर्बेंट, और जो ऑडियंस है जो आकर बैठ रहे हैं ये हो गए एब्जॉर्बेंट। यानी आप में जा रहे हैं देखने के लिए, तो वी आर एब्जॉर्बेंट, हम बैठने वाले एब्जॉर्बेंट, हम बैठने वाले एब्जॉर्बेंट, और चेयर्स हो गई एब्जॉर्बेंट। शुरू में स्टार्टिंग में इनिशियली सारी 1000 चेयर्स है तो 1000 सीटिंग ही वैकेंट है। एक साथ जितने भी लोग जाएंगे, जिनको जहां बैठना है इजीली तेजी से बैठ जाएंगे। वो जरा भी नहीं सोचेंगे कि हम कहां बैठे हैं, वो यूं भी नहीं देखेंगे, उनके लिए सारी सीट्स अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे जैसे वो हॉल, वो स्टेडियम जो भी है, वो जैसे जैसे ऑक्यूपाई होता जाएगा तो कमिंग न्यू पर्सन्स के लिए, कमिंग न्यू ऑडियंस के लिए, कमिंग न्यू एब्जॉर्बेंट के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया अब कम हो गया। उनको जगह ढूंढ के बैठनी है, उनको जगह ढूंढ के बैठनी है, तो उनकी बैठने की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि पहले तो उनको देखना पड़ेगा कहाँ जगह खाली है, फिर वो बीच में से यूं घूम फिर के यूं करके और वहां जाके बैठेंगे। आपका ऐसा एक्सपीरियंस है, कभी पिक्चर देखने गए और 15-20 मिनट लेट पहुंचे तो आप उतना तेजी से सिटिंग नहीं ले पाते हो जितना कि जब पिक्चर हॉल खाली था। तो यहाँ पर भी वही है कि अब ये उतना तेजी से यहाँ सिटिंग नहीं ले पाएंगे इंटरमीडिएट स्टेट में जितना कि यहाँ ले रहे हैं। इसीलिए हम जितना प्रेशर बढ़ाते हैं उसी स्पीड से उतना ही जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाए, नहीं थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम लिखते हैं इनिशियली तो x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है। इनिशियली तो x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है, और यहां पर x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n होता है। बता रहा हूं 1/n का मतलब क्या है। देखो n की वैल्यू, यहां n की वैल्यू 2 मतलब ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब जब मैं बोल रहा हूं n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो सपोज करो n की वैल्यू 2 है। यहां पर एक एग्जांपल से ये वाला कंसेप्ट एग्जांपल से ही समझ में आएगा बेटा। तो ध्यान दो, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/2। अब आप इतनी मैथमेटिक्स तो जानते ही हो बेटा कि अगर मैं n की वैल्यू क्या डाल दूं, 2 डाल दूं, तो p की पावर 1/2 है। तो 1/2 को मैं क्या लिखूंगा, 1/2 को मैं लिखूंगा बेटा x बाय m
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट पी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू मैंने 2 अज्यूम कर ली तो प्रेशर 4 टाइम बढ़ाऊंगा, प्रेशर 4 टाइम बढ़ाऊंगा तो h बाय m 2 टाइम ही बढ़ेगा। मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि भाई यहां इंटरमीडिएट स्टेट में जिस प्रपोर्शन में हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जिस प्रपोर्शन में हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उस प्रपोर्शन में x बाय m नहीं बढ़ेगा, उससे कम बढ़ेगा। चलो मैंने n की वैल्यू 2 ले ली तो इसका मतलब प्रेशर 4 टाइम बढ़ाया तो x बाय m 2 टाइम ही बढ़ा, तो कम बढ़ा। और यहां इनिशियली अगर मैं प्रेशर 4 टाइम बढ़ाऊंगा, यहां देखो, अगर मैं इनिशियली प्रेशर 4 टाइम बढ़ाऊंगा तो x बाय m भी 4 टाइम बढ़ेगा। अगर मैं ये 4 टाइम बढ़ाऊंगा तो x बाय m भी 4 टाइम बढ़ेगा। लेकिन यहां पर प्रेशर 4 टाइम बढ़ाया तो x बाय m 2 टाइम ही बढ़ा, जबकि यहां 4 टाइम बढ़ा 4 टाइम प्रेशर करने से, जबकि यहां 4 टाइम प्रेशर करने से 2 टाइम ही बढ़ा। तो एक्सटेंट ऑफ x बाय m की वैल्यू आगे से आगे कम होती जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है स्टार्टिंग में तो तेजी से एडजॉर्ब होगा प्रेशर के साथ, फिर धीरे धीरे प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है पर उस प्रोपोर्शन में x बाय m नहीं बढ़ेगा, बैठने वालों उस प्रोपोर्शन में नहीं बैठ पाएंगे। तो n क्या है? n एक नंबर है, आप n को कंफ्यूज मत करो। n इज द नंबर जिसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। n की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। अगर यहां बोलूं तो फ्रेंड लिस्ट ने तो क्या किया, ये कॉमन एग्जांपल दिया। उसने क्या कहा? इनिशियली x बाय m, उसने कहा कि ध्यान दो, मैं अगर यहां पर ये लिख दूं और ध्यान से समझना बेटा, उसने ये रिलेशन दिया। अब ठीक है ना, तो n की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ठीक, अगर मैं n की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 लूं तो ये एक्सप्रेशन इसके लिए भी आ गया, इसके लिए भी आ गया। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया? देखो बेटा, अगर मैं n की वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा होगी, 1 कब होगी? अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 डाल दूं तो x बाय m इक्वल्स टू p की पावर 1/1 मतलब 1। मैंने बेटा यहां पर क्या लिखा था? ये इस स्टेज के लिए, इंटरमीडिएट स्टेट में हमेशा n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर मैं कॉमन बात करूं तो इनिशियली लो प्रेशर पर जब स्टार्टिंग ही हुई थी तब x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n, ये फॉर्मूला फ्रेंड लिस्ट ने दिया। उसने कहा इनिशियली n की वैल्यू 1, यानी इनिशियली हम जिस प्रेशर से जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही x बाय m बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही यहां जंप करके सिचुएशन आई, अब इस केस में n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इस केस में n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिखते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उससे कम x बाय m बढ़ेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। अब ये आगे चलता जाएगा और जब ये आगे बढ़ता जाएगा तो एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि ये अपर सरफेस एरिया पूरा का पूरा किससे ऑक्यूपाई हो गया? अपर सरफेस एरिया किससे पूरा का पूरा ऑक्यूपाई हो गया? एब्जॉर्बेट से, बैठने वालों से। वो जो हमारा पिक्चर हॉल था, वो जो हमारा कल्चर हॉल था, वो जो कवि सम्मेलन का जो हॉल था, वहां पर 1000 चेयर्स थी, 1000 ही पर्सन आ गए तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड स्टेट आ गई। तो यहाँ अपर सरफेस एरिया पूरा का पूरा कवर हो गया, यहाँ अपर सरफेस एरिया पूरा का पूरा कवर हो गया। तो यहाँ इस केस में अब आगे x बाय m बढ़ ही नहीं सकता। 1000 कैपेसिटी, दैट्स ऑल। बाहर गार्ड खड़े हैं, ठीक, बाहर सिक्योरिटी है। तो अगर मान लो बाहर 100 ऑडियंस और भी हैं जो अंदर जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाएंगे, उनको गार्ड जाने ही नहीं दे रहे। वो बोलते हैं अंदर सैचुरेटेड स्टेट है, हाउसफुल है, तो हाउसफुल आ गया। अब वो बाहर से ऑडियंस कितना भी प्रेशर डालें लेकिन वो अंदर जाके बैठ ही नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर भी? तो यहां पर x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n, और अब यहां n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी।
या n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट। इनिशियली n की वैल्यू 1, इंटरमीडिएट में n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और यहां पर इनफाइनाइट हो जाएगी क्योंकि 1 अपॉन n मतलब यहां n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन n मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट किसके बराबर होता है, 0। तो x बाय m, ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया मैंने इससे, प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया इस इक्वेशन से, ठीक, प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया तो k कांस्टेंट आ जाएगा, p 1 अपॉन इनफाइनाइट रख दिया, n की वैल्यू इस सिचुएशन में 1 अपॉन इनफाइनाइट रख दिया, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ गई, x बाय m इक्वल्स टू k p की पावर 0, और p की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो x बाय m इक्वल्स टू क्या आ गया, x बाय m इक्वल्स टू k आ गया बेटा, x बाय m इक्वल्स टू k आ गया, मतलब कांस्टेंट। अब भले प्रेशर कितना ही बड़ा हो, अंदर बाहर जो 100 ऑडियंस खड़ी है वो कितना ही फुटिंग कर ले, कितना ही प्रेशर डाल दे, नहीं जा पाएगी अंदर। क्यों नहीं जा पाएगी, अंदर सैचुरेटेड स्टेट है, यानी अब प्रेशर का इफेक्ट खत्म हो गया, x बाय m कांस्टेंट हो गई। अभी रुको, अभी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, अगर किसी को डाउट है तो। ये थोड़ा सा रिव्यू वापस दे रहा हूं। मैंने ये कहा इनिशियली क्या हुआ, अपर सरफेस एरिया पूरा खाली है, अब अपर सरफेस पूरा अवेलेबल है, तो जिस प्रपोर्शन में हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसी प्रपोर्शन में क्या होगा, उसी प्रपोर्शन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के नहीं लगाया था, ठीक है, उसी प्रपोर्शन में क्या हो जाएगा, उसी प्रपोर्शन में x बाय m की वैल्यू बढ़ेगी। तो इनिशियली n की वैल्यू 1, ये वाली सिचुएशन, n की वैल्यू 1, यानी जितना प्रेशर बढ़ाया उतने ये आके बैठ गए। लेकिन जैसे ये सिचुएशन इंटरमीडिएट स्टेट में आई, तो हम जिस प्रपोर्शन में प्रेशर बढ़ाएंगे, जिस प्रपोर्शन में प्रेशर बढ़ाएंगे उस प्रपोर्शन में x बाय m इंक्रीज नहीं होगा, उससे कम होगा, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, अगर n की वैल्यू 2 रख दूंगा तो यह 1/2 आ गया, 1/2 आ गया मतलब रूट p आ गया, रूट p आ गया मतलब मैंने प्रेशर 4 टाइम बढ़ाया तो x बाय m 2 टाइम ही बढ़ा। जबकि यहाँ x बाय m 4 टाइम बढ़ाया था, सॉरी, यहाँ प्रेशर 4 टाइम बढ़ाया था तो x बाय m भी 4 टाइम बढ़ा था, और यहाँ पर प्रेशर 4 टाइम बढ़ाया था, अगर n की वैल्यू 2 है तो x बाय m 2 टाइम हुआ। तो यही तो चीज कह रहा हूँ, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उस प्रोपोर्शन में x बाय m नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अपर सरफेस पे कुछ पार्टिकल ऑक्यूपाई हो चुके हैं या अवेलेबल सरफेस एरिया कम है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हाउसफुल हो गया मामला, अब नए नहीं आके बैठ सकते हैं, कितना ही प्रेशर बढ़ाओ तो हम बोलेंगे अब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। इसका मतलब n की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि n की वैल्यू कितनी होगी, 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाएगी। n की वैल्यू ध्यान रखना, ठीक है, 1 बाय n की वैल्यू नहीं, 1 बाय n की वैल्यू अलग तरीके से वो मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब अगर कॉमन एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ n की वैल्यू कहाँ हो, कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगी। दूसरी बात बेटा, अब जब ये अब है ना, अगर हम प्रीवियस क्लास जिन बच्चों ने ढंग से अटेंड किए तो आपको मालूम है ये रिवर्सिबल फिनोमेना है। अब मैं कह रहा हूं कि फिर भी ऑडियंस जाएगी, अब मैं बदल नहीं रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि इस सिचुएशन में भी जो बाहर खड़ी हुई ऑडियंस अंदर आएगी। एक्चुअल में आप देखते हो ना, कोई भी कल्चर प्रोग्राम, कवि सम्मेलन कुछ भी होता है तो लोग बाग कोई आता है, मान लो वो 2 आवर का है तो सब जने 2 आवर में तक नहीं बैठते हैं, कोई किसको मजा नहीं आ रहा है तो 15 मिनट में खड़ा होगा, पता चला 15 मिनट बाद 5-7 जने उठे और बाहर चले गए, ठीक है। तो जैसे ही 15 जने बाहर आएंगे तो जो बाहर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं 100 कर रहे हैं, उनमें से 15 अंदर आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद पता चला 15-20 आफ्टर 1 आवर 15-20 जने और भी बाहर निकल गए, तो उतने, यानी जितने
बीच में से उठ उठ के बाहर जाएंगे, उतने ही बाहर जो वेट कर रहे हैं अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अंदर वो स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एक बार सेचुरेटेड स्टेट आ जाएगा तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आने का मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं तो उसी समय 10 मॉलिक्यूल डिसॉर्प्शन भी हो रहा है। एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन साथ साथ में होता है। बैठा हुआ उठ के गया तो इसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो यहाँ पर अब ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम पे आ गई, यानी यहाँ पर जैसे ही सेचुरेटेड स्टेट से जितना अमाउंट डिसॉर्ब हुआ, जितना अमाउंट डिसॉर्प्शन हुआ यानी एस्केप होके उड़ गया, उतना ही आके बैठ जाएगा, उतना ही आके बैठ जाएगा। अब यहां पर देखो, अब वापस देखना, स्टार्टिंग में तो इरिवर्सिबल है क्योंकि कोई है ही नहीं। जब पूरा 1000 चेयर ही खाली है तो कौन बाहर आएगा, कोई है ही नहीं तो कैसे बाहर आएगा। तो स्टार्टिंग इनिशियली ये इरिवर्सिबल है, आके बैठेगा। इंटरमीडिएट स्टेट में ये रिवर्सिबल हो गया। ये लॉन्ग, ये बड़ा एरो क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये बता रहा है कि बैठने वाले ज्यादा हैं, उठने वाले कम हैं। बैठने वाले ज्यादा हैं, उठने वाले कम हैं, यानी ये। अब देखो, अब फिर जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ता जाएगा तो उठने वाले ज्यादा बढ़ गए, तो ये एरो बड़ा कर दिया। इन दोनों एरो का इक्वल होने का मतलब जितने बैठ रहे हैं उतने उड़ रहे हैं, जितने बैठ रहे हैं उतने उड़ रहे हैं, ठीक है ना। होल भरा, जैसे होल यूं थोड़ी है कि 15 मिनट में भर जाएगा, हो सकता है 1 घंटे बाद भरे। एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, भले हॉल में अनऑक्युपाइड स्पेस भी है तो भी उनको मजा नहीं आता। 5 मिनट बैठ, 2 मिनट बैठे तो भी चले गए, 5 मिनट बैठे तो भी चले गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग में बैठने वाले ज्यादा हैं, उठ जाने वाले कम है। यहाँ पर बैठने वाले अभी कंपैरेटिवली उठने वालों से ज्यादा है, लेकिन यहाँ उठने वाले कम है, यहाँ उठने वाले ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो ज्यादा आएंगे, और यहाँ रेट बराबर होगी। तो इस कंसेप्ट को पूरा x by n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n ऐसा करके किसने, फ्रेंडलिच ने प्रेशर का इफेक्ट एक्सप्लेन किया एड्जॉर्प्शन के अमाउंट पर, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पर। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी 5.5, एनसीईआरटी का 5.5 क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या है, व्हाट इज एन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो यही डिस्कस करना है। डिस्क्राइब फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये आ जाए, ब्लैक फॉन्ट वाला आ जाए, चाहे ब्लू फॉन्ट वाला आ जाए, हमको यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। थोड़ा लैंग्वेज मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आगे सही कर दूंगा। द प्लॉट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, x by m versus pressure at constant temperature are called adsorption isotherm or Freundlich adsorption isotherm, ठीक है। तो हम उस ग्राफ को जो अभी मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, तो ये प्लॉट ये होता है बेटा। देखो अभी आपको समझ में आ गया, x by m। तो इनिशियली तो आपने क्या देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर तो आप देखो यहां पर ध्यान से देखना बेटा बोर्ड पे, ये हमने यहां पर है x by m और यहां पर है प्रेशर, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस ग्राफ बना। तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ पहले ये चलेगा बहुत कम टाइम के लिए स्ट्रेट लाइन, फिर धीरे धीरे स्लोप बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा जब वो स्ट्रेट चला जाएगा। ये आ गई हमारी। अगर मैं इसको
इनिशियली सिचुएशन को ए से बता रहा हूं, किससे बता रहा हूं, इंटरमीडिएट सिचुएशन को बी से बता रहा हूं, फाइनल को सी से बता रहा हूं। ए इज द इनिशियल स्टेट, बी इज द इंटरमीडिएट स्टेट। तो सबसे लंबी कौन सी स्टेट चलने वाली है बेटा, सबसे लंबी स्टेट चलने वाली है बी, और फाइनल स्टेट सी है। ये सी आ गई, सी पॉइंट यहां आ गया, सी पॉइंट यहां आ गया। ए पॉइंट तो बहुत कम टाइम के लिए बेटा, ए पॉइंट तो यूं समझो यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे यहां तक खत्म हो गया। यानी ये जो सिचुएशन है ये ए वाली सिचुएशन है इनिशियली, और फिर ये यहां से लेके यहां तक ये कौन सी सिचुएशन है, बी। कहां से, ये यहां से लेके और यहां तक, दिस सिचुएशन इज ठीक है। तो ए सिचुएशन पर तो क्या है, ए सिचुएशन तो है x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ए सिचुएशन पे तो क्या है x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, मतलब यहां n की वैल्यू 1 थी। ये तो हुई हमारी ए सिचुएशन, ये हमारी हो गई बेटा ए सिचुएशन। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ए सिचुएशन, बी सिचुएशन एंड सी सिचुएशन। ए मतलब इनिशियली ये वाली सिचुएशन, तो यहां हो गया x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1, मतलब n की वैल्यू 1। यहां हो गया x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर n और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। और यहां पर x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर n और n की वैल्यू इनफाइनाइट, और n की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां ये लिख देंगे अपन, समझ गए आप, p की पावर 0। एनीवे, तो ये सिचुएशन है, ये यहां से थोड़ी सी ये a यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ए सिचुएशन में, ठीक है। ये ए सिचुएशन में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। बी सिचुएशन में जो कि ये वाली है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है, इसको देखो, और फिर ये सी सिचुएशन, ये जहां पर ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एनीवे, तो इसका जो एग्जाम में लैंग्वेज लिखेंगे वो ये लिखा हुआ है। तो ये स्टार्टिंग एट लो प्रेशर मतलब इनिशियली, ये हो गया लो प्रेशर, ये हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर, ये हो गया हाई प्रेशर, जैसा मैंने पहले भी लिख रखा था। ये हो गया लो प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो ये सिचुएशन लो प्रेशर हो गई, फर्स्ट स्टेट ये आ गई लो प्रेशर। तो अभी आप लो प्रेशर पर दे, तो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद स्लोप के। हम स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, ये ठीक है, विद स्लोप के बारे में भी बात कर रहा हूं मैं अभी, यानी x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये हो गई हमारी ए सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन ये वाली, दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। ये इंटरमीडिएट फर्स्ट, इंटरमीडिएट सेकंड है, ये ए सिचुएशन हो गई, मतलब ये मैं ए सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं अगर बी सिचुएशन की बात करूं, तो जब मैं बी सिचुएशन की बात करूंगा तो बी नहीं, अभी पहले हाँ सी सिचुएशन ले ली, क्या ले ली, ये सिचुएशन सी। अब ए हट गई तो ए को हटा दो। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सी सिचुएशन की, यानी ये वाली, इस सिचुएशन को, फाइनल सिचुएशन, ये वाली बात हो रही है, यानी ये भी हटा दो, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहां x बाय m इस सिचुएशन में क्या होगा, p की पावर n और n की पावर इनफाइनाइट, तो x बाय m p की पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा बेटा। और अगर p की पावर 0 किसके बराबर होगी, p की पावर 0 1, तो x बाय m किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट, न बढ़ेगा न घटेगा, यानी ये वाली सिचुएशन ग्राफ में ये और इसके आगे वाली।
और अब इंटरमीडिएट सिचुएशन, ये रही इंटरमीडिएट सिचुएशन। अब इसको हटा दो। अब हम बात कर रहे हैं इस इंटरमीडिएट सिचुएशन की, क्योंकि बहुत बच्चों को ये पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं इतना स्लो हो गया हूं इसमें, जरूरी नहीं सबको हो रहा हो, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट सिचुएशन में n की वैल्यू लाइंग x/m वर्सेस पावर ऑफ द प्रेशर लाइंग। देखो यहां एक मिनट, यहां करेक्शन कर लेना, ये वैल्यू लिख रखी है 1/n की वैल्यू लिख रखी है। क्या लिख रखी है? 1/n। आप तो ये इस सिचुएशन में मैं ये बोलूंगा, आप ये देखो, अगर ये ज्यादा बेस्ट है। n ये वैल्यू बेटा 1/n की है। मैथमेटिकल स्टूडेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट है तो ये आप इससे समझ लो, इसको कंफ्यूज मत करो बेटा। ये देख लो, तो यहाँ n की वैल्यू क्या कर दो? ग्रेटर देन 1, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो यहां पर आप n की वैल्यू को ये हटा ही दो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं आए, ठीक है ना। ठीक है ना, ये 1/n की वैल्यू 0 to 1, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है x में वर्सेस विद द पावर ऑफ द प्रेशर, पावर ऑफ द प्रेशर 1/n की वैल्यू, ठीक है। तो आप सीधा n की वैल्यू है, यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है मैथमेटिकली, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत करो इस लैंग्वेज को, इसलिए मैंने हटा दी। जो मैंने समझाया उसी को लिख दो। आप लिख देना x/m वर्सेस विद द पावर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो आप लिख देना यहाँ x/m 1/n और हियर n ग्रेटर देन 1, कब? जब इंटरमीडिएट प्रेशर हो तो, ठीक है। और n इज n इंटीजर, ठीक है। तो वो थोड़ा मिस्टेक था, तो उसको मैंने हटा दिया यहाँ से, n ही नहीं। अब आप देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस इक्वेशन में ध्यान देना बेटा, इस इक्वेशन के अंदर अब हमारे पास क्या आ गया? x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n, p की पावर 1/n। तो देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। अगर मैं दोनों तरफ से log ले लूं, मैं अगर दोनों तरफ से क्या ले लूं बेटा? log ले लूं, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये फ्रेंड जिसने दिया, टेकिंग log बोथ साइड, और फिर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो k p की पावर 1/n आ गया। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ log ले रहा हूं, टेकिंग log, तो log k इंटू p की पावर 1/n। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log x/m इक्वल्स टू log k प्लस log p की पावर 1/n। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, log x/m इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, दिस इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। मैं अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, इसी इक्वेशन को वापस यहां लिख रहा हूं बेटा। देखो, log x/m इक्वल्स टू 1/n log p प्लस log k प्लस log k। ये वाली इक्वेशन वापस यहां लिख दी मैंने। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू m x प्लस c। ये तो हो गया हमारा 1/n, तो हो गया स्लोप, और c हो गया हमारा इंटरसेप्ट, ठीक है। और अगर मैं अब y एक्सिस पे क्या ले लूं? y एक्सिस पे मैंने ले लिया log x/m, y एक्सिस पे ले लिया log x/m, और z एक्सिस पे ले लिया log p, z नहीं x एक्सिस पे, ठीक है। तो यहां पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है,
यानी ये ग्राफ यूं जाएगा। अब जब ये ग्राफ यूं जाएगा तो अब स्लोप अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्लोप टेन थीटा, जो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा 1/n, और इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा, इंटरसेप्ट बराबर हो जाएगा log k के। तो ये सारा एनसीईआरटी में है, तो मैंने डिस्कस किया है, लेकिन बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया है मैंने। ये आप इसी को अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसको आप एक दो बार कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो वापस रिप्ले करके देख लेना। अब दूसरा एक ये तो सीधा मैथमेटिकल है बेटा, इसमें कुछ बायो के बच्चों को कभी दिक्कत आती है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स तो सीखनी पड़ती है। फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन और ये कितने आते हैं एनीवे। अब ध्यान दो बेटा, फाइनल छोटा सा पॉइंट और है, आइसोथर्म। तो फिर अब जब हम आइसोथर्म कंप्लीट हुआ, अब हम आइसोबार डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, आइसोबार। आइसोबार फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए और केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, दोनों के लिए हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ना जब मैंने कंपैरिजन डिस्कस किया था तब मैंने क्लियर किया था कि कीमो एब्जॉर्प्शन में प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का तो दोनों में ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, चाहे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो चाहे। तो ये तो ले रहा हूं मैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजियो एब्जॉर्प्शन, आइसोबार। आइसोबार का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। कीमो एब्जॉर्प्शन मतलब कीमो एब्जॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबार मतलब कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां पर H/m टेम्परेचर और यहां है कांस्टेंट प्रेशर, यहां H/m और ये टेम्परेचर। अब क्या होता है बेटा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो देखो सीधा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उठ के जो बैठे हुए उठ के भागेंगे और आने वाले बैठेंगे नहीं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि जो ऑडियंस जिस चेयर पे बैठी हुई है वो अचानक गर्म होने लग गई है, उनका टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, तो सब उठ के भागने लग जाएंगे और आने वाले भी देखेंगे कि हमको गर्म चेयर पे नहीं बैठना है। ठीक है, यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ कम होता जाएगा, बैठने वाले उठ के भागेंगे, डिसॉर्प्शन होगा और आने वाला बैठना पसंद नहीं करेगा। तो ये हमेशा इस तरह से जाएगा, कम होता जाएगा, इसीलिए H/m टेम्परेचर के साथ कम होता जाएगा। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन है बेटा, तो कीमो एब्जॉर्प्शन केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, कीमो एब्जॉर्प्शन केमिकल रिएक्शन होने की वजह से बेटा क्या होता है, उसको एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। हर रिएक्शन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां वो बेस्ट परफॉर्म करती है, और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो बहुत एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम स्पीड पे होती है। लेकिन अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएं तो फिर प्रोडक्ट डिकम्पोज होने लगता है, टूटने लगता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। यानी क्या हो जाएगा, पहले टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, ये आ गया इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये है बेस्ट टेम्परेचर जहां पर रिएक्शन बेस्ट परफॉर्म करेगी। आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हर रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब वो उस टेम्परेचर पर बेस्ट परफॉर्म करेगी। ठीक है, और उससे ज्यादा प्रेशर पर क्या होता है, सॉरी उससे ज्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर लेने पर प्रोडक्ट पर नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाते हैं, या रिएक्टेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, या प्रोडक्ट डिकम्पोज होने लग जाएगा वापस। तो इसीलिए कीमो आइसोबर में
टेम्परेचर के साथ पहले x बाय m बढ़ेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद कम होगा, और यहाँ तो लगातार ही कम होने वाला है। और अब ये इसमें एनसीईआरटी में 2-4 क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है, खाली 5 मिनट का टॉपिक रह गया है, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट पूरा एडजॉर्प्शन वाला आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें आप, ये तो पढ़ा चुका मैं। ये वाई आर, ये एनसीईआरटी का 5.3 क्वेश्चन है, वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। यानी वो बोल रहे हैं कि बड़े बड़े टुकड़ों की तुलना में पाउडर क्यों लेंगे, तो ऑब्वियसली जो पाउडर का होता है वो सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्बेंट का, उतना ही ज्यादा पार्टिकल बैठेंगे। तो लिखा हुआ है देखो, पाउडर सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स than their crystalline form, because when a substance is powder, its surface area increase and physioadsorption is directly proportional to surface area of the absorbent। आप पोस्ट करके इनके आंसर वापस रीड करते रहना। ये फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5.4 है, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। किसी गैस का एब्जॉर्प्शन सॉलिड पर, तो पहले है नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो ऐसी गैसेस जो खुद ही जल्दी जल्दी लिक्विडिफाई हो जाती है, वो जल्दी जल्दी बैठेगी। किसी गैस की नेचर होती है ना, किसी पर्सन की नेचर होती है ना, मैं तो हमेशा बैठा ही रहूंगा, तो उसकी नेचर है, तो वो जल्दी बैठेगा, हमेशा बैठा हुआ रहेगा, और जब बैठने का मौका मिलेगा तो हमेशा तेजी से बैठेगा। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमको तो खड़ा ही रहना है, तो उनको फिर बिठाना थोड़ा मुश्किल है। तो देखो ये लिखा हुआ इजीली लिक्विड, जो इजीली लिक्विडिफाई होती है, इजीली लिक्विडिफाई गैसेस which as NH3HCl are absorbed to a great extent in comparison to gases such as H2O2 etc. This is because van der Waals forces are stronger in easily liquidable gases। ठीक है, जो NH3HCl है इसके van der Waals फोर्सेस ज्यादा होते हैं, वो तेजी से कंडेंस होकर सॉलिड सरफेस पर बैठ जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, अभी बात किया अपन ने, द ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट, द ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस। दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अभी डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट्स अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज इन प्रेशर, इट इज इंक्रीज, सॉरी बेटा, इट इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, देयरफॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। यह मिस्टेक हो गई, ठीक है, यहां लिखना है इंक्रीज ऑफ प्रेशर बेटा, यहां क्या लिखना है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, दिस इज इंक्रीज ऑफ प्रेशर, और तो ये है इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज, ये इंक्रीज है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अभी बताया, एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, तो सीधी बात है, thus according to Lee-Chapelier principle the magnitude of absorption decrease with increase of temperature। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। और फिर ये देखो, what do you understand by activation of absorbent, how it is activated। यानी ये बोल रहा है कि NCERT 5.6 क्वेश्चन है, तो what do you understand by activation of absorbent, how it is activated। तो इसमें यह है बेटा कि एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, सैचुरेटेड स्टेट आ गई तो वो फुल स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वो हॉल था, जो जहां पर कोई प्रोग्राम चल रहा था, वहां सारे लोग बैठ गए हैं। अब वापस हम चाहते हैं कि ये सब भाग जाएं और सब वापस सरफेस एरिया पूरा का पूरा नए एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो जाए, तो हम उन सबको कैसे भगाएंगे। यानी कहने का मतलब किसी सॉलिड सरफेस पर जो पहले से बैठे हुए एब्जॉर्बेट हैं उनको हटाना, एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट है, समझ में आ गया। उनको हटाना, बैठे हुओं को भगाना, एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। तो हम किस तरह से हटा सकते हैं उसको, टेम्परेचर बढ़ाकर या और भी मेथड लगा के। तो और देखो, बाय एक्टिवेटिंग एन एब्जॉर्बेंट वी टेंड टू इंक्रीज द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। some way to activated an absorbents are first by increasing the surface area of the absorbent, ठीक है। this can be done by breaking into smaller
पीसेस और पाउडरिंग इट, यानी आप उसको पाउडर कर दो, फाइन टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो, तो उस पर ज्यादा एक्टिवेशन का मतलब ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा हम कैसे बिठाएं, ये वाला भी मेथड अगर ऐसा भी हम करते हैं तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव। और सम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कैन आल्सो लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ द एब्जॉर्बेंट। फॉर एग्जांपल वुड चारकोल इज एक्टिवेटेड बाय हीटिंग, मैंने कहा ना उसको गर्म कर दो, बाय हीटिंग इन बिटवीन 65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 133 डिग्री केल्विन। मैं क्लियर कर दूं, ये केल्विन नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा, करेक्शन करना, ये डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि ये फिर साइन नहीं लगता। इन वैक्यूम और एयर it expel all the gases absorbent or absorbent and thus create a space for the adsorption of gases। ठीक है, ये आप सारे रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। Why adsorption is always exothermic, तो ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप पढ़ लो, क्योंकि मैंने बताया था कि वो जो पार्टिकल हैं वो जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सेटल होते हैं, इस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको पोस्ट करके इसका आंसर रीड कर लेना, आराम से समझ में आएगा क्योंकि लास्ट वीडियो में इसको मैंने डिटेल डिस्कस किया है। डेल्टा एच डेल्टा जी इसके बारे में भी डिस्कस किया है, इसको खाली पोस्ट करके आपको रीड करना है और कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है। और ठीक है, अब मैंने आपको आज वाली क्लास के अंदर ये 2 क्लासेस हैं बेटा, दोनों क्लासेस मिला के जो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से देखेंगे तो एडजॉर्प्शन कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोलॉइडल स्टेट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।